नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता को। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हम कहाँ से कवर कर रहे हैं। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 क्लास 10th की राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के नाम से बुक आती है, वहाँ से हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आरपीएससी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सीधी सीधी बात है कि आरपीएससी जो है वो हमेशा ऑथेंटिक बुक से ही पूरा पेपर आपका बनाता है। यानी जो आपके अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो एनसीईआरटी से बनाएगा, और अगर मैं बात करूं आपकी राजस्थान जीके की तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की 6 से 10 तक की जो बुक चलती है वहाँ से पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बजाय किसी कोचिंग के या गाइड के सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑथेंटिक बुक्स को कवर करें, क्योंकि वहाँ पर एज इट इज़ फैक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। और अगर आप अभी रिसेंट एग्जाम्स आरपीएससी के देख रहे हैं तो वहाँ आपने देख लिया होगा एक एक क्वेश्चन आपका पूरी राजस्थान जी के, या अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट की तो पूरी सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी से, और पूरा राजस्थान जी के आपकी राजस्थान की 6 से 10 तक की जो बुक चलती है, हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3 और क्लास 9th और क्लास 10th वाली बुक, तो वहीं से कंप्लीट पेपर आपका दे रखा है। तो इसीलिए हम यहाँ से ही सब कुछ कवर करते हैं। मैंने पहला चैप्टर है इसका बना दिया है, जिसमें हमने राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का इतिहास हमने कवर किया था। अब बात करते हैं गाइस इसमें राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता की। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता की। तो लोक देवता क्या होते हैं, देखिए 13वीं शताब्दी से यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक यहाँ पर सीधा सीधा फैक्ट बनते हैं दो। सबसे पहले कि लोक देवता है तो यहाँ पर कहाँ से इनका प्रारंभ माना जाए। देखिए बेसिकली लोक देवता क्या होता है। लोक देवता होते हैं जैसे राजस्थान में कुछ ऐसे प्रमुख प्राचीन काल में व्यक्तित्व हुए हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, या मैं कहूँ जो जीव होते हैं उन जीवों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ काम किया था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने गायों की रक्षा की, सर्प की रक्षा करी। ठीक है, वो कुछ वचनबद्ध थे। ठीक है, ऐसे भी कुछ महान व्यक्ति हुए जिन्होंने, अगर जैसे सर्प को वचन दिया, ठीक है, तो अगर सर्प को भी वचन दिया है तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया, जबकि उनको ये पता था कि उनकी जीव मतलब वह जीव उनकी हत्या कर देगा, उसके बाद भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया। तो इस तरह के मतलब बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, जैसे गायों की रक्षा के लिए काम किया है, या मैं कहूँ कि अपने वचनों का पालन किया, अपने नियमों का पालन किया है। तो वही चीज़ है, वही लेसन जो है इन व्यक्तित्व से, इनकी कहानियों से हमें वही लेसन सीखने को मिलता है। तो लोक देवता क्या कहलाते हैं? वो लोग जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए राजस्थान के अंदर वो प्रमुख व्यक्तित्व जो इनके राजस्थान के समाज के लिए जिन्होंने कल्याण का काम किया है, ठीक है, उनके कल्याण के लिए कार्य किया है, वो व्यक्तित्व क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्की का आक्रमण, यहाँ से दो तरह की घटनाएं निकलती है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ लिख दिया कि भाई 13वीं सदी से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लोक देवता किससे रिलेट करते हैं? 13वीं सदी से, पहली बात। तो वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन बनता है और आप उसको लगता है कि भाई कहाँ से पूछ लिया, टफ पेपर है इस तरह के। तो लेकिन सीधा सीधा है 13वीं सदी से। कहाँ से माना जाता है लोक देवता का आरंभ? 13वीं सदी से। उनका राजस्थान में लोक देवताओं का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो सबसे पहले 13वीं सदी से। पहला फैक्ट क्या हो गया? 13वीं सदी से। सेकंड फैक्ट हो गया राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश और तुर्कों के आक्रमण के कारण ही लोक देवताओं का यहाँ पर आगमन माना जाता है। ठीक है, तो दो फैक्ट कौन से ध्यान रखने हैं? सबसे पहले 13वीं सदी से, सेकंड राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश और तुर्कों का आक्रमण। तो कई बार आप एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक देवताओं से जुड़ी हुई दो घटनाएं, या इन निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हैं जो लोक देवता से नहीं जुड़ी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में बनकर दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस्लाम का प्रवेश और तुर्कों के आक्रमण से। तो जब राजस्थान में तुर्कों का आक्रमण हुआ या इस्लाम का जब प्रवेश माना जाता है, तो उससे क्या हुआ कि उनके जो इस्लामी संस्कृति थी उनके बहुत ज़्यादा मतलब पहले प्रभाव था। ठीक है, उनका जो बाह्य आडंबर वगैरह थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होने लगी और इनकी अपेक्षा कहाँ चले गए हम? मनन और नामस्मरण की तरफ। ठीक है, मनन और नामस्मरण की तरफ हम चले गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, मनन और नाम स्मरण। मनन और नाम स्मरण का मतलब है कि ईश्वर के अमूर्त रूप को मानना, या आप कह सकते हैं ध्यान करना। ठीक है, तो अमूर्त रूप को मानना, जैसे कि और जो हमारे लोक देवता थे, ठीक है, इनको भाई इनकी पूजा क्यों जाने लगी, इनको क्यों मानने लग गए थे? उसका बेसिक सा सिद्धांत सिर्फ ये है कि जो हमारे लोक देवता थे इन्होंने क्या किया था, लोगों के कल्याण के लिए यानी समाज के कल्याण के लिए काम किया था। किस तरह से? जैसे गायों की रक्षा करना हो गया,
ठीक है। यानी पशु पक्षियों की रक्षा करना हो गया, समाज कल्याण के लिए काम करते थे। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते थे, जैसे गायों की रक्षा करना, ठीक है, या सर्प की पूजा, ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो है ये चीज़ें ज़्यादा फोकस में आई। और जो राजस्थान में जो पशु पक्षी वगैरह के लिए, समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया था, उन्हीं को फिर उन्हीं लोगों को या उन्हीं प्रमुख व्यक्तित्व को हम क्या मानने लग गए, लोक देवता के रूप में मानने लग गए थे। तो इसी को लोक देवता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर है, राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई है, ठीक है। आमजन ने न केवल इनका अनुसरण किया बल्कि इनको देवता तुल्य मानने लग गए, इसलिए इनको लोक देवता या लोक संत का दर्जा दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे राजस्थान के जिन्होंने समाज कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए काम किया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल दे कि गायों की रक्षा की, ठीक है, और सर्प की रक्षा की, ठीक है, सर्प पूजा का जो विधान है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, तो इनके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया, उनको क्या कहा जाता है, लोक देवता के रूप में माना जाता है, लोक देवता कहा जाता है, लोक संत कहा जाता है। बात करते हैं अब इसमें कुछ व्यक्तित्व की। सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गोगा जी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आप नोट कर लें यहाँ पर, गोगा जी। तो गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले आपको यहीं से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के 5 पीरों में किसका नाम सम्मिलित है, या क्वेश्चन दे सकता है कि राजस्थान के 5 पीरों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राजस्थान जो गोगा जी का नाम है वो राजस्थान के 5 पीरों में लिया जाता है सबसे पहले। तो राजस्थान के अगर 5 पीरों की बात की तो उसमें एक नाम किसका है, गोगा जी का। बात करते हैं सेकंड, तो यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ज़्यादा कोई नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। पाबू हरबू रामदेव, यानी कि क्या है, पापू जी, हरबू जी, रामदेव जी, ये सब क्या है, इनका नाम 5 पीरों में शामिल होता है। तो इसके बारे में कंटिन्यूसली अभी आगे पूरा डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो बात करते हैं इसके आगे। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना आपको, जो गोगा जी थे उसका नाम, पहला फैक्ट क्या है यहाँ पर, गोगा जी का नाम किस में शामिल है, पहली बात 5 पीरों में। सेकंड फैक्ट आता है कि इनके पिता का नाम क्या था, जेवर, और माता का नाम क्या था, बाछल। ध्यान रखिएगा, 3 फैक्ट हो गए, पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या था, बाछल। बात करते हैं इसके बाद अभी किसके समकालीन थे, यानी किसके समय में थे, तो गोरखनाथ और महमूद गजनवी, ये नाम भी बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। किसके समकालीन इनको माना जाता है, थर्ड फैक्ट हो गया, फोर्थ फैक्ट हो गया, सॉरी, थर्ड फैक्ट हो गया बाछल और सेकंड हो गया जेवर। तो फोर्थ फैक्ट हो गया कि किसके समकालीन, किसके समय में माना जाता है, तो गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के, ठीक है, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन को माना जाता है। बात करते हैं अब इसके आगे। तो देखिए सभी जो जितने भी अगर आप लोक देवता पढ़ेंगे या संत पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि 3 या 4 चीज़ों से ही आपके 3-4 टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि एक तो उनका जन्म स्थल क्या है, ठीक है, या समाधि है तो वो क्या है। 2, थर्ड जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि भाई किसके साथ युद्ध किया था और किसके समकालीन थे। और लास्ट होता है कि उसका मेला कहाँ पर बढ़ता है, कौन सी तिथि से। तो ये 5-6 चीज़ होती है जो हर टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने 3 फैक्ट पहले कवर कर लिए। पहले 5 पीरों में माना जाता है, सेकंड इनके पिता का नाम जेवर था, थर्ड इनकी माता का नाम बाछल था, फोर्थ कि ये गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। बात करते हैं इसके आगे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जुन के साथ संपत्ति विवाद चलता रहा। किसके साथ, इनके मौसेरे भाई थे कौन, अर्जन सर्जन। तो यहाँ पर अगर माना जाता है कि भाई किसके साथ युद्ध हुआ था, तो अर्जन और सर्जुन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके साथ युद्ध हुआ, तो अर्जन और सर्जुन के साथ युद्ध हुआ, और ये कौन थे, इनके मौसेरे भाई थे, ठीक है। तो कुछ संपत्ति को लेकर विवाद चलता रहा, तो इन्होंने क्या किया, अर्जन सर्जन ने ये अपने जो मुसलमानों की कुछ फौज लेकर आए और इन्होंने गोगा जी की गायों को घेर लिया था, जिसकी वजह से इनका जो है युद्ध हुआ था। तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी, एक पूरी कथा है कि जो गोगा जी है वो गायों की रक्षा के लिए जाते हैं, फिर गायों को जब बचा के ला रहे होते हैं तो जो है बीच में ये अटैक कर देता है, ठीक है। अर्जन सर्जन जो है उनके साथ वो उनके युद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो भी, यानी कि वहाँ पर युद्ध के दौरान अर्जन और सर्जुन की भी मृत्यु हो जाती है और गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट मैंने आपको बता दी किसके साथ युद्ध हुआ था। देखो अर्जन और सर्जुन के साथ कौन थे, इसके मौसेरे भाई थे, ठीक है, इनके मौसेरे भाई थे। और बात कर किसके लिए हुआ था, तो गायों की रक्षा के लिए। बात करते हैं अब इनके जन्मस्थल की, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये वो फैक्ट है जहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले गोगा जी का जन्मस्थल क्या माना जाता है, तो ददेरवा शीर्षमेड़ी, ठीक है, ये इनका जन्मस्थल हो गया। क्या है इनका जन्मस्थल, ददेरवा शीर्षमेड़ी, ये हो गया इनका जन्मस्थल सबसे पहला, ठीक। तो एक फैक्ट हो गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददेरवा शीर्षमेड़ी।
बात करते हैं उसके बाद एक समाधि स्थल, यही बहुत पूछा जाता है कि इनका जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको धुरमेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके समाधि स्थल को, इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं, धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि धुरमेड़ी स्थल क्या है, ठीक है, या किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गोगा जी का जो समाधि स्थल है उसको धुरमेड़ी कहा जाता है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी। अब आपने ध्यान रखा हो, आपने कई बार सुना होगा गोगा जी से रिलेटेड जो मेला लगता है उसको गोगा मेड़ी का मेला बोलते हैं, या गोगा नवमी का भी मेला बोलते हैं। तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण में, जैसे मैंने कहा आपको तिथि जरूर ध्यान रखनी है और स्थल ध्यान रखना है। तो इनका जो मेला है वो कहाँ लगता है, सबसे पहले तो एक फैक्ट, थर्ड नंबर फैक्ट हो गया आपका, कहाँ लगता है इनका मेला, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। फोर्थ कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसको गोगा नवमी के नाम से भी पूजा जाता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, और इसको हम गोगा नवमी भी बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे पूजा जाता है, हनुमानगढ़। ठीक है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, और कब लगता है, कौन सी तिथि को, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बात करते हैं इसके बाद, अब इनकी अगर हम रूप की बात करें, ठीक है, इनकी अगर पिक्चर की बात करें, तो आप जैसे यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे तो इसे पूरा क्लियर हो जाता है कि ये इनका अश्व मतलब घोड़ा है। ठीक है, ये घोड़ा है, और ये यहाँ पर आप देखेंगे इनके ताज के ऊपर एक सर्प है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इनको सर्पों के देवता के रूप में भी माना जाता है, तो जिसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भाला है इनके हाथ में। ठीक है, इस तरह से पूरी छवि है। तो अब बात करते हैं, देखिए इसके आगे, इस दिन गोगा जी की अश्वारोही, अश्व मतलब घोड़े पर बैठे हुए, ठीक है, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में या सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में माना जाता है इनको। ठीक है, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गोगा जी को किसका प्रतीक माना जाता है, या ये भी पूछ सकता है अश्वारोही भाला के योद्धा के रूप में किसको माना जाता है, तो गोगा जी को माना जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्ट, जिसमें पूछा जाता है कि सर्प के प्रतीक किसको कहा जाता है, तो सर्प के प्रतीक के रूप में किसको कहा जाता है, सर्प के प्रतीक के रूप में किसको कहा जाता है, गोगा जी को। सर्प के प्रतीक के रूप में, या आप कह सकते हैं भाला ले, अश्वारोही भाला ले योद्धा के रूप में, योद्धा का प्रतीक के रूप में किसको कहा जाता है, गोगा जी को। तो ये दो फैक्ट बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड इसमें एक चीज़ निकल कर आती है कि जो इनके एक जैसे पत्थर पे आपने देखा होगा कि जगह जगह इस तरह से, अभी भी आप इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारे कुछ वृक्षों के नीचे जो क्या बोल सकते हैं, पत्थर के रूप में कुछ आकृति वगैरह रख देते हैं और फिर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। इसी तरह से इनका भी एक पत्थर पर एक सांप के जैसे एक आकृति है। ठीक है, उसको वो एक उभरी हुई आकृति है। ठीक है, जिस पे सर्प, देखो यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ, सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल है इनके, और वो कहाँ पर लगता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। मतलब एक पत्थर है जिस पर सर्प के आकार की मूर्ति बनी हुई है, और उसकी पूजा कहाँ पे की जाती है, उसको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रखा जाता है और वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। इनका स्थान कहाँ है, कहाँ पर है, गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो गोगा जी को जाहिर पीर अगर कह के पुकारते हैं तो सर्पदंश का मतलब होता है सांप के काटने का, विष भी नहीं लगता है। सब मानते हैं कि अगर गोगा जी को क्या कहते हैं, जाहिर पीर। तो कई बार नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जाहिर पीर किसको कहा जाता है, तो गोगा जी को कहा जाता है। यह आपसे पूछ ले कि हिंदू संस्कृति के अंदर नागराज के नाम से किसको जाना जाता है, तो राजस्थान में किसको कहा जाता है, गोगा पीर जी को। किस नाम से, गोगा जी को नाम जाना जाता है, किस नाम से, नागराज के नाम से। और मुस्लिम संस्कृति में, मुस्लिम धर्म में इसको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जाहिर पीर के अगर नाम से क्या बुलाते हैं इनको, तो याद करते हैं तो सर्पदंश यानी कि सांप के काटने का विष भी नहीं लगता है, ऐसा मानते हैं। दूसरा तो इसको जाहिर पीर कहते हैं। सेकंड, हिंदू संस्कृति के अंदर इनको नागराज कहा जाता है। और लास्ट क्या है इसमें कि मुस्लिम संस्कृति के अंदर इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके निकनेम वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। तो बस गोगा जी से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे। इस बुक में इतना ही दे रखा है, बाकी हम सभी बुक्स को कवर करेंगे, तो जहाँ से जो फैक्ट होंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो ये गोगा जी वाला टॉपिक है, इसमें से मैंने आपको 5 से 10 फैक्ट हैं वो सब बता दिए। देखो, सबसे पहले 5 पीरों में इनको संबंधित किया, 5 पीरों में इनका नाम आता है। सेकंड, इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बादशाह था। थर्ड फैक्ट है इसके अंदर कि ये किसके समकालीन थे, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के। फोर्थ है इसके अंदर कि
इनके जो युद्ध किसके साथ चला था, अर्जुन सर्जन के साथ में, ठीक है। कौन थे वो, इनके मौसेरे भाई थे। किसके कारण हुआ, गायों की रक्षा कर रहे थे तो गायों को उन्होंने घेर लिया था, इसके लिए चला था। नेक्स्ट है इसमें तो जो इनकी, या फिर पूछा जाए कि जैसे गोगा जी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन सर्जुन के साथ जो युद्ध चला था उसमें हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इनके जन्मस्थल की, तो इनका जन्मस्थल माना जाता है ददेरवा शीर्षमेड़ी, ठीक है। एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें इनका, नेक्स्ट फैक्ट है इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो धुरमेड़ी कहलाता है। उसके बाद कि जो मेला लगता है इनके नाम से, किसका नाम से, गोगा जी के नाम से कौन सा मेला लगता है, गोगा मेड़ी का, या आप इसको गोगा नवमी भी बोलते हैं। तो गोगा मेड़ी का मेला लगता है हनुमानगढ़ में, और पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ में ही लगता है। बात करें इसके साथ कब मनाया जाता है, तो किस दिन लगता है, तिथि की अगर हम बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इनको किसके प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि सर्प के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हो गया इसमें कि इनकी जो एक मूर्ति है, ठीक है, एक पत्थर पे जो सर्प के आकार की जो मूर्ति बनाई हुई है, उसकी पूजा कहाँ की जाती है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट फैक्ट हो गया कि जाहिर पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो गोगा जी को। और किसके नाम से गोगा जी को अन्य किस नाम से जानता है, तो हिंदू संस्कृति में नागराज, और मुस्लिम संस्कृति में इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो गाइज़ यही बस 10 फैक्ट थे जहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में।